हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और ये मान के चल रही हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका एग्जाम आ ही गया है, एक हफ्ता बचा है और एक हफ्ते में जुट जाओ और अपनी नौकरी को पक्की कर लो। चलो, आज यहाँ हम करने वाले हैं अपनी बायो को फिनिश और आपका 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी बुक का आपको वीडियो मिल चुका है एमसीक्यूज के फॉर्मेट में और चैनल पर आपको उसकी समरी भी मिल जाएगी। तो आप अगर चाहें कि उसकी समरी देखना तो आप जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी साइंस वन शॉट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको उसकी समरी भी मिल जाएगी। और वैसे मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन तो हो ही गई होगी। ठीक है, फ्लैश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो, अब बात कर लेते हैं क्या क्लास 10th और 9th केमिस्ट्री की। ये भी आपको वीडियो मिल चुका है जिसमें क्लास 9th और 10th मैंने पूरा डीप में डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन किया है विथ एमसीक्यूज। तो उस सेशन को भी आपने देख लिया होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ। अभी आपका रिसेंट ही अपलोड हुआ है और आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो। ये सब वीडियोस कंबाइंड आपको मिल रहे हैं और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, क्लास 9th और 10th आपकी एक बार में मैंने केमिस्ट्री फिनिश कर दी। 8 तक तो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे 6, 7, 8 वाले स्लॉट में, है ना। अब बात करते हैं क्या बायो की। तो बायो में आपका 8 तक खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर 9th और 10th की बचती है। तो 9th की बायो आपको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आज देने जा रही हूँ। आपको सारे एमसीक्यूज 1.5 घंटे में मैं कराने वाली हूँ, जिसमें कि आपको 9th के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उससे आपका 9th प्रिपेयर हो जाएगा बायो के सेक्शन में। अब बचा 10th। तो 10th में हम करेंगे वन लाइनर। तो 10th का जो क्लास 10th का है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसके हम वन लाइनर करने वाले हैं क्योंकि आपकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्लास 10th की और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके वन लाइनर्स प्रिपेयर करे हैं और ये वन लाइनर आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगी वन लाइनर का, तो आप उसको याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। इसके एमसीक्यूज आज आपको सॉल्व करने हैं, इसको कर लेना। तो क्लास 9th और 10th हमारी यहाँ पर बायो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसके बाद आपको एक वीडियो मिलने वाला है जो कि है प्लानर का वीडियो। तो वो मिल गया होगा तो उसको देख लेना, पहले मिला होगा अगर, और इसके बाद अपलोड हो रहा होगा तो उसके बाद ये वीडियो देख लेना प्लानर का, जिसमें आपको पूरा एक हफ्ते का शेड्यूल अब मैं देने वाली हूँ कि एक हफ्ते में हम क्या करने वाले हैं अपने एग्जाम को और कितने अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए, कोई नया है चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो रोज सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो मिलता है जिसमें आप अपनी एनसीईआरटी साइंस की प्रिपरेशन करते हैं क्लास 10th लेवल तक की। तो यहाँ पर कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आइए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट छोड़कर चले जाना। चलो सीधा बीट स्क्रीन पर चलते हैं और सारे क्वेश्चंस को। Who among the following firstly discovered the cell? निम्नलिखित में से सबसे पहले कोशिका खोज किसने की थी? तो ये कोशिका खोज किसके द्वारा की गई थी, आपको ये यहाँ मार्क करना है। तो आपका आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। आपका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या है डिस्कवर की थी, क्या आपकी सेल को डिस्कवर किया था। अब किस तरीके से डिस्कवर किया था आइए इसको समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो जहाँ पे डिस्कवरी की थी वो था कॉर्क। तो एक कॉर्क थी और ये कॉर्क कहाँ से लिया गया था, ये बार्क, जो ट्री का जो बार्क होता है, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, छाल होती है। तो छाल से क्या है कॉर्क लिया और कॉर्क से क्या है, कॉर्क्स में क्या है उनको सेल दिखे। तो सेल कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट से बने हुए थे, उनको नजर आए। तो उन्होंने बोला कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये क्या है, ये एक तरह से एक रूम है। ठीक है, तो उनको इस तरीके से सेल जो है वो नजर आया उनके माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो आइए इसको और देख लेते हैं और क्या क्या यहाँ पर लिखा है। तो एनसीईआरटी की ही मैंने ये इमेज यहाँ पर लगा दी है कि सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. प्रिमिटिव क्यों बोला गया, कि बहुत पुराना माइक्रोस्कोप की बात की जा रही है, जो एकदम पहले बनाए गए थे माइक्रोस्कोप। ठीक है, ल्यूवेन हॉक फिर दूसरे आए। तो यहाँ पर आपको दूसरा, पहला तो आपको रॉबर्ट हुक का नाम याद रखना है, दूसरा नाम याद रखना है आपको ल्यूवेन हॉक का। तो ल्यूवेन हॉक विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। अब इन्होंने क्या देखा कि जो फ्री लिविंग सेल्स है कहाँ पर देखा, पॉन्ड वाटर मतलब तालाब के पानी में देखा। It was Robert Brown in 1931 who discovered the nucleus of the cell. अब आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल किसने डिस्कवर किया था, तो तीसरे साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या ये आपको न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एक सेल कोशिका के अंदर एक जो नाभिक होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर चौथे आए आपके परकिंजे पुरकिंजी आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो एक सेल के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, तो ये तरल पदार्थ जो है इसको प्रोटोप्लाज्म बोला, किसने, पुरकिंजे ने बोला। ठीक है, फिर बात आ जाती है द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंट बाय टू साइड शेडल एंड स्क्वैन ने ये क्या दिया था आपको,
सिंपल ये बताया था, सेल थ्योरी दी थी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? अब आपको पांचवा याद रखना है सेल थ्योरी के बाद में। तो सेल थ्योरी आपके शील्डन एंड स्क्वान ने दिया था, ठीक है। फिर सेल थ्योरी फर्दर जो एक्सप्लेन की गई थी वो वर्चाओ ने की थी, आपको नहीं याद रखना है। अब आपको मेन क्या, ये 5 याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। दूसरा आपने को याद रखना है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? फ्री लिविंग पॉन्ड वाटर में देखे थे। फिर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक से कंफ्यूज मत होइएगा, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की डिस्कवरी करी थी एक कोशिका में, ठीक है। फिर प्रोटोप्लाज्म की बात करी जाए तो परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को देखा था, तरल पदार्थ जिसको बोला। फिर शेल्डन एंड स्क्वान ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? ये सब आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अब आपको एक ऐसा सेट देखना है इसमें से जो कि क्या है, वो एक कोशिकाई जीवों के समूह की पहचान करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मार्क कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो यहां पर हो जाएगा, देखो अब इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा सा छाटते जाएंगे। कैसे? अमीबा तो सिंगल सेल होता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास भी सिंगल सेल होता है, पर फंजाई क्या होता है? सिंगल सेल नहीं होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है। अब क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया देखते हैं। फंजाई इसमें आ गया, फिर प्लांट आ गया, इसमें फिर मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपका क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ए कर लेंगे इसको, एंड बैक्टीरिया, ये सब क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और ये जो आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स या आपके क्या हो जाएंगे? सेल ऑर्गेनिजम्स या आपके मल्टी सेल्यूलर्स, या एक और नाम होता है प्रोकैरियोट्स, और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, फेवरेट होते हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के। तो आइए इसको, आपकी कंफ्यूजन को यहाँ दूर करते हुए एक स्लाइड मैंने यहाँ लगा दी है, इस स्लाइड को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से पीडीएफ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आप सबकी आसानी के लिए मैं सारी चीजें करती जा रही हूँ, बस आपसे इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आप थोड़ा चैनल को प्रमोट करिए। किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं? आप अपने कमेंट से कर सकते हैं, आप दूसरे तक इस चैनल को पहुंचा सकते हैं, बस यही तरीका है। चलिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? देखो, लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व फ्रॉम सिंगल सेल मिलियंस ऑफ ईयर। जो लाइफ थी अर्थ पे वो एक सेल से, सिंगल जो कोशिका है उससे मिलियन ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी। दीज सिंगल सेल्स आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर्स बोलते हैं। ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन अकर विद इन द सिंगल सेल। अब सारा प्रोसेस जो होता है, हमारा पाचन हो गया, हमारा उत्सर्जन हो गया, हमारा श्वसन हो गया, ये सारी चीजें जैसे मल्टी सेल्युलर्स में होती है, जैसे ह्यूमंस में होती है, इसी तरीके से ये सिंगल सेल में भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कोशिका झिल्ली है, एक ही कोशिका से बनी हुई है, तो ये इस सारे प्रोसेसेस नहीं कर रही होगी, सारे प्रोसेसेस कर रही है। जैसे कि हम अमीबा का अगर एग्जाम्पल लें, तो अमीबा के बाहर खाना प्रेजेंट होता है अगर, तो ये क्या करता है? ये अपने सूडोपोडिया को बढ़ा के अपना इस तरीके से खाने को अपना एंगल्फ कर लेता है, अंदर की तरफ ले लेता है। अब इसके अंदर क्या होता है? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम हो जाएगा? ये काम करेंगी क्या? खाने को पचाने में, ठीक है। और ये खाने को पचाकर प्रोसेस होगा पूरा, इस एंगल्फ हो जाएगा, खाना पचने लगेगा, एसिमुलेट होने लगेगा, आत्मसात होने लगेगा, ठीक है, फिर एब्जॉर्ब होगा। तो इस सारी प्रक्रिया को करने के बाद फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या है? एक्सक्रीट आउट होकर जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया जैसे कि हमने एक ह्यूमन में देखी है, उसी तरह से क्या हो गया? ये आपका अमीबा में भी देखने को मिला, ठीक है। तो अमीबा क्या है? आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। अब ये सारी प्रोसेस को कर रहा है, ये डाइजेशन भी करता है, ये एक्सक्रीशन भी करता है, ये आपका रेस्पिरेशन भी करता है। तो इससे ये समझ में आया कि है तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कैसा है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये खाना भी खा रहा है, सारे चीजें कर रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि चाहे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल हो या आपका मल्टी सेल्यूलर हो, या इसको बोले यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्यूलर हो, ये सारे क्या होते हैं? सारी प्रक्रियाओं को कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड, पर क्या होते हैं जो यूनिसेल्युलर्स है, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज,
इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बात आ जाती है फंजाई की, तो जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पर मैं आपको नोट भी कर देती हूँ। तो जो मैंने आपको बोला था कि फंगस मल्टी सेलुलर होती है, पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, यीस्ट का। तो यीस्ट जो फंगस है ये कैसी है, ये यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से एल्गी की अगर मैं बात करूं तो एल्गी आपके मल्टी सेलुलर्स होते हैं, पर एक आपका एग्जाम्पल, जैसे एक दो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे डाई एटम्स। तो ये आपका एल्गी किस तरीके का हो गया, ये एल्गी आपका हो गया सिंगल सेल्ड हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को भी याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। तो अब क्या हो गया, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और यहाँ पे फंजाई और एल्गी लिखा हुआ था जो मैंने कट कर दिया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए क्या यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है स्टार मार्क के कि फंजाई हो गए आपके यीस्ट यूनिसेल्युलर, और एल्गी आपका डाई आइटम्स हो गया जो कि हो गया आपका सिंगल सेल्ड या यूनिसेल्युलर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। अब इनके पास क्या होता है, मतलब एक न्यूक्लियस प्रॉपर्ली नहीं होता है, इनका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। अब यहाँ से वापस से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, कि आपको क्या याद रखना है, ये जो आपका है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ। यू बैक्टीरिया, एस्क्रिशिया कोलाई और एनाबीना, आर की बैक्टीरिया। तो ये सब क्या होगा, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि आपको एग्जाम में आपको याद रखना है। ऐसे ही आपका यूकैरियोट्स के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, यूकैरियोट्स इंक्लूड प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपको एग्जाम्पल्स क्या है, आपको याद रखने हैं, ये सब आपसे पूछा जाता है। और यूकैरियोट्स क्या हो जाते हैं फिर आपके, ये क्या है, they are larger than prokaryotes with a membrane bound nucleus. The DNA is present in the nucleus of the cell. Eukaryotes can be plant cell और animal cell, ठीक है। इस सब बातों को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर। अब आ जाती है बात हमारी जो प्रॉपर यहाँ से हमारा चालू होगा, सेल के अंदर का जो भी सारा आपका चीजें हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है क्या है, आपकी कोई सेल है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल बना दिया। अब सेल के पास क्या होता है, या तो उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या इसके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, या इसके पास दोनों चीजें होती हैं। तो दो चीजें आपको तीन चीजें आपको पढ़नी है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या सेल मेम्ब्रेन है, और या सेल मेम्ब्रेन नहीं है, या दोनों है। तो जिसमें आपके पास सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, मतलब बाहर आपकी सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और एक अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये चीज आपको समझनी है। अब मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगी कि आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इतनी अभी बात समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन बाहर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, ठीक है। जो रेड वाला हिस्सा है ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज और आर क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं हम। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट सम, ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो कोशिका का सबसे बाह्य आवरण जो कोशिका की सामग्री को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, यह कोशिका के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है और कुछ को रोकता है। इसे चयनात्मक परागम्य झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपका तीनों करेक्ट है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका, अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, अगर एनिमल सेल की मैं बात करूं तो एनिमल सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। प्लांट सेल के पास क्या होता है, प्लांट सेल के पास आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने अपनी चीजों को याद किया था कि एनिमल जो होते हैं वो थोड़े मजबूत है ना। जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि जो एनिमल है वो मजबूत है किसके कंपेयर में, प्लांट्स में। अगर मैं प्लांट और एनिमल का कंपैरिजन करूं तो एनिमल्स ज्यादा मुझे ताकतवर दिख रहे हैं, तो जो ताकतवर ज्यादा है तो उनको एक अलग से दीवार की जरूरत नहीं है अपने को बचाने के लिए। पर उसी जगह पर अगर एक पत्ती को हाथी कुचल देगा तो पत्ती तो पूरी धराशायी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, उसको एक सेल वॉल की आवश्यकता है अपने को बचाने के लिए, बस एक तरीका है याद रखने का। तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है, आपकी प्लांट्स में प्रेजेंट है, और एब्सेंट किसमें है, एनिमल सेल में। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, जो पहला वाला ऑप्शन है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, की कोशिका का सबसे बाह्य आवरण जो कोशिका की सामग्री को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ठीक हो जाता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट अलाउज और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब सेल से कुछ जो आपका, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक सेल मैं बना देती हूँ, ये मेरे पास एक सेल है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक पानी में डाल दिया, ठीक है। अब जैसा भी सॉल्यूशन हो, अब इससे पानी अंदर आए या पानी बाहर आए, ये किस कौन डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा झिल्ली, ये परमिशन देती है किसी भी चीज को, सब्सटेंस को अंदर या बाहर आने से, ठीक है, या इसको रोकती है, या तो उसको अलाउ करती है या रोकती है। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट थर्ड पॉइंट कि ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका क्या है, परमिट करना या उसको रोकना काम है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, प्रसार क्या है। तो पहला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन 4 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को आप टिक करते जाएंगे, कौन से क्वेश्चन का अपना ठीक हो गया, इसलिए बार बार क्वेश्चन बोलती जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. It takes place in gases only. Water obeys laws of diffusion. More than one of the above या none of the above। देखो, जो प्रसार है किसी पदार्थ का उच्च सान्द्रता वाले क्षेत्र में सहज संचलन, जहां उसकी सान्द्रता कम हो या केवल गैसों में होता है, ये जल प्रसार के नियमों का पालन करता है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है आपका, सबसे पहले आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर से क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर लिख दिया कि टेक्स प्लेस ओनली इन गैसेस, तो ओनली आ गया तो ये गलत हो गया। इट टेक्स प्लेस इन गैसेस तो ठीक हो जाता। तो इसका मतलब ये गैसेस और वाटर दोनों में क्या है, आपका डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर ओनली लिखने की वजह से ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब देख लेते हैं डिफ्यूजन है क्या। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ऑफ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। जैसे मेरे पास एक ये क्या है, ये किशमिश है, जो कि क्या है, एकदम पानी में जब डाल देते हैं किशमिश तो वो फूल जाती है। तो ये कैसी है, एक नॉर्मल किशमिश है जैसे हमने बाजार से खरीदते हैं। इसको क्या किया मैंने, एक पानी के पॉट में इसको डाल दिया। इसमें क्या प्रेजेंट था, इसमें पानी प्रेजेंट था। अब यहाँ पर क्या है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। पानी की कंसंट्रेशन या पानी की मात्रा या पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो इसके ज्यादा होने से क्या होगा, पानी यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। तो हाई से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, सब्सटेंस जो है मूव करता है डिफ्यूजन में। तो यहाँ से यहाँ पानी, यहाँ से यहाँ इसके अंदर एंटर होगा। इसके एंटर होने से क्या हो जाएगा, ये अब रेजिन जो है ये फूक के एकदम गुब्बारा हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो वो क्यों हो गई, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन पानी कम था रेजिन के अंदर जो किशमिश थी, और बाहर पानी ज्यादा था, इसलिए पानी अंदर चला गया। तो यही प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, जहां पर कम है, ठीक है। ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। वाटर भी जो है आपका वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया को करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से जो गैसेस होती हैं वो भी क्या है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया को करती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर आइए, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको देख लीजिए। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। अब इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water. Osmosis क्या है, एक तरह से डिफ्यूजन की ही प्रक्रिया है, ठीक है। Is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane, जिसको SPM के नाम से भी जाना जाता है, टुवर्ड्स हायर सॉलिड कंसेंट्रेशन। जल भी विसरण के नियम का पालन करता है। ऐसी चयनात्मक परागम में झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति को परासरण कहा जाता है, ठीक है, परासरण। प्लाज्मा झिल्ली में पानी की गति पानी में घुले पदार्थ की मात्रा से भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण एक उच्च विलय सान्द्रता की ओर चयनात्मक परागम में झिल्ली से पानी को शुद्ध प्रसार है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, इजी था। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, परासरण के दौरान क्या होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। अब आप मार्क करेंगे कि आपका ठीक हुआ कि गलत हो, क्योंकि आपको मार्क्स लास्ट में मुझे बताने हैं, ठीक है। चलिए, the movement of water across the plasma membrane occur in both the direction. The movement of water across the plasma membrane occur in only one direction. Water molecules move from region of high concentration to a region of lower concentration, more than one of the above या none of the above। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा आपका more than one of the above। अब क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ठीक है। देखो, ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है आपका, मान लो
ये आपका एक सेल है और ये पड़ी है कहीं पे पानी में, तो इसमें पानी अंदर आ रहा है और बाहर आ रहा है, तो जो मूवमेंट होता है ये बाय वे मूवमेंट होता है, जिसको आप बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं ऑस्मोसिस में। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ वन डायरेक्शन में नहीं होता, ये दोनों डायरेक्शन में होता है। जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से स्टार्ट होकर अंदर की तरफ, जैसे पानी ज्यादा बाहर है तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, पर अंदर से बाहर क्या है, बहुत कम मात्रा में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल आपका जो वाटर का फ्लो है वो हो रहा है ऑस्मोसिस में। अब ये रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन हम देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले ऑस्मोसिस को जरा देख लो। Osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also the example of osmosis. अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर ये स्लाइड डाली है, तो ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्या है, आपसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रही है। जैसे कि हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स में, फिर आपका फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल हो गए, फिर डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। तो ये सब चीज क्या है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऐड करी है, ठीक है। तो डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन लाइफ ऑफ अ सेल। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, तो हमारे पास कुछ तरीके के सॉल्यूशन है, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो कुछ तरीकों के सॉल्यूशंस हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। आइए सारे एक एक करके हम समझते हैं। देखो, तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन समझेंगे, क्या हो जाएगा आपका, इधर बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहला सॉल्यूशन हो जाता है आपका फर्स्ट वाला, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि पानी की कंसंट्रेशन क्या है, वाटर क्या है, ज्यादा है। अब वाटर ज्यादा है तो क्या होगा, सेल के अंदर वाटर भरेगा। तो कहाँ है, ये सेल है मेरे पास, तो इस सेल के अंदर क्या हो गया, पानी सारा का सारा अंदर की तरफ आ गया। अब इस सेल के अंदर पानी जब आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगी, ठीक है। तो ये सेल क्या करेगी, इन रिजल्ट ये स्वेल करेगी, ठीक है, क्योंकि पानी क्या है, ज्यादा है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कैसा, पहला हाइपोटोनिक। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपका, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से मतलब क्या हो गया, अब पानी क्या है यहाँ पर, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो मेरे पास सेल है, ठीक है, सेल से क्या हो जाएगा, पानी अब बाहर की तरफ आएगा। जब सेल से पानी बाहर की तरफ आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, ये श्रिंक करेगी, ठीक है। ये क्या करी, अब मेरी सेल श्रिंक कर गई, सिकुड़ गई, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब तीसरे टाइप का जो सॉल्यूशन होता है आपका, वो हो जाता है क्या, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज, कैसा होता है कि यदि माध्यम में कोशिका के समान जल सांद्रता है तो कोशिका झिल्ली में पानी की कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर। तो ये कंडीशन तो किसकी हो रही थी, हमने देखा था, ये कंडीशन आपकी हो रही थी किसकी, जब सेल पानी गेन कर रहा है, तो ये हाइपोटोनिक की कंडीशन है, ठीक है। तो ये तो हाइपोटोनिक हो गया। तो ये वाली कंडीशन किसकी हो गई, आपकी आइसोटोनिक की हो गई। आइसोटोनिक कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जब क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर कहीं भी नहीं हो पा रहा है, मतलब कि एग्जैक्टली सेम है, जैसी कंसेंट्रेशन अंदर है, जैसी कंसेंट्रेशन मतलब कि वाटर की कंसेंट्रेशन और सेल की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, यहाँ पर बराबर हो जाती है, ठीक है। दोनों की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, जब बराबर हो गई वाटर और सेल की कंसेंट्रेशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो वहां पर कोई भी मूवमेंट क्या है, नो नेट मूवमेंट, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं है, इसीलिए क्या है, वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल। अब बात कर लेते हैं सेल वॉल की। अब हम आ गए कोशिका भित्ति की सही विशेषताओं को चुनना है हमें।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि आपका आंसर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो। इट इज रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, या कोशिका का कठोर बाहरी आवरण है। ठीक है, देखते हैं। प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, अच्छा ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, इट परमिट द सेल ऑफ प्लांट फंजा एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपका 1, 4 और 5 आपका क्या है? सही उत्तर है। मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 4 और 5 ये आपका सही है। देखो, प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ऐसा नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है हमेशा सेल वॉल। ये रिजिड होती है, सही बात है। फिर इट इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, ये भी बात ठीक है। इट परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट फंजा एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। मतलब सेल वॉल क्या है? प्रोटेक्ट करती है एक तरह से सेल्स को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए आपके? ऑप्शन नंबर सी में आपके करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 1, 4, 5। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, 4 और 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं। इस बात को आपको देखना है कि इधर डीएनए, प्रोटीन, या इधर 1 and 2, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं क्या? क्रोमोसोम्स, जो कि हमारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है क्या? जस्ट अ सेकेंड। ये मेरे पास सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, एक नाभिक प्रेजेंट है। अब इस नाभिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये हो गए आपके क्रोमोसोम्स। अब इस क्रोमोसोम में क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ये लेकर आते हैं? ये इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेड, मतलब एक तरह से हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के या नेक्स्ट जनरेशन की तरफ आते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये इंफॉर्मेशन है, और ये क्या है? क्या ये एक्चुअल में ये है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये इंटैंगल्ड होते हैं, जब ये खुल जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? इसमें ये इसी में प्रेजेंट होते हैं डीएनए, मतलब क्रोमोसोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं डीएनए। और डीएनए में क्या होता है? जो फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, जो फंक्शनल पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? वो जीन्स होते हैं। तो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट हो गया वो क्या है? जीन्स है, जिसके अंदर आपकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो क्रोमोसोम को जब खुलता है तो क्या हो जाता है? सेगमेंट बन जाता है डीएनए का, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या है? वो हो गया आपका जैसे वो जीन हो गया। जीन में क्या है? हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स कैसा है? इसको क्रोमैटिन मटेरियल भी बोल दिया जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल, ये मतलब क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नूडल्स जैसा। तो यही क्या है? क्रोमोसोम्स है। और क्रोमोसोम्स आपके क्या हो जाते हैं? फिर ये डीएनए, मतलब इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है डीएनए। और डीएनए बना किससे होता है? तो ये डीएनए के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हो गया बेस पेयर्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे सब चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका एडिनाइन, ग्वानिन, फिर आपका साइटोजाइन, फिर आपका तो एटीसीजी ये सब आपके प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके ये सब क्या हो गए? बेस पेयर्स हो गए। ठीक है, इनकी क्या होती है? एक तरह से बॉन्डिंग होती है, एक में डबल बॉन्ड, एक में ट्रिपल बॉन्ड। ये सब हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो ये कंपोज्ड ऑफ किससे होते हैं? ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के, ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? केंद्रित झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, तो जल्दी बात करेंगे कि आपका कितना ठीक हो रहा है। It is double layer covering of nucleus. It does not have pores. Material transfer material from inside and the nucleus to the outside, या more than one of the above या none of the above। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? more than one of the above आंसर हो जाएगा। क्यों होगा ये ऐसा? क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। और ये क्या है? डबल लेयर होती है, यह केंद्रिका का दोहरी परत वाला आवरण होता है।
फिर पदार्थ नाभिक के अंदर से पदार्थ को बाहर की ओर स्थानांतरित करते हैं, मतलब जो मटेरियल्स का है क्या इन एंड आउट क्या है ट्रांसफर हो सकता है, किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में क्या चीज सत्य है, कि नाभिक के बारे में क्या सत्य आप बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं, जल्दी से आप मार्क करेंगे कि आपको कितना ठीक होता जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इट कंटेन्स क्रोमोसोम, तो हाँ सही बात है, अभी हमने देखा कि इट कंटेन्स क्रोमोसोम, इसमें गुणसूत्र होते हैं, सही बात है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, यहीं पर क्या है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी होती है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। किस तरीके से, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्रोमैटिन थ्रेड है। ठीक है, ये फिर क्या हो जाएंगे क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम्स का फॉर्म करेंगे। क्रोमोसोम्स क्या है आपके पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो गए, कुछ ऊपर है कुछ नीचे रह गए, तो यहाँ पर क्या है सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, सब न्यूक्लियस के अंदर ही सारा प्रोसेस होता है, इसीलिए क्या है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो प्लेस अ क्रूशियल पार्ट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मेच्योरिटी बाय डिटेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो सही बात है, जब सारा सारा प्रोसेस क्या है न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो ये क्या है, ये कि किस चीज में डेवलप होगी सेल, वो क्या है सेल, किस चीज से आई है, कैसी बनी है, क्या आगे फर्दर डेवलप होगी, ये सारी चीजें क्या है ये एक न्यूक्लियस डिटरमाइन करती है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी हो रही है, माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों करेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव का आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट लैक एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। उन जीवों का नाम बताएं जिसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली का अभाव होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं, हमारे 8 क्वेश्चंस बचते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा आपका आंसर वायरस। तो वायरस में क्या है किसी भी तरह की मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए जो वायरस क्या है एक तरह से इनएक्टिव रहता है, पर इसको एक्टिव होने के लिए एक होस्ट की आवश्यकता होती है, और जैसे ही ये होस्ट के अंदर घुस जाता है ये होस्ट की बल्ले बल्ले कर देता है, मतलब बैंड बजा देता है, तो इसीलिए वायरस खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका वायरस। चलिए व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के बारे में क्या बातें सत्य हैं देख लेते हैं हम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन RER, तो RER दो चीजें लिखी है यहाँ पर, इसको देखेंगे RER और SER, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां मैं इसको लिख देती हूं, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER क्या है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो SER और आपका RER ये आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कौन सी बात सत्य है राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन RER, राइबोसोम्स आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। राइबोसोम्स आर अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन SER, क्या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका वापस से हो जा रहा है क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन रफ ER पे ही प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, सॉरी ये गलत है, फिर राइबोसोम्स आर अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट होने की वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मोर देन वन ऑफ द अबव। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बीच की लाइन से उठाकर मैंने बनाए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के बीच से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ। अब ये जो SER है ये किसके निर्माण में सहायता करता है, सारा कुछ पढ़ लो वापस से, जब मैं अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपको समझाऊंगी तो आपका सब रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो SER किस चीज में मदद करता है, किसके निर्माण में इसकी सहायता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुंच चुके हैं। तो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, या प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड। ठीक है, बात हुई हमारी SER की। ठीक है, SER की, पर अभी वो आगे क्वेश्चन है उसका। देखो अब फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर ऐड किया है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
क्या क्या है? वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ईआर आपका एंडोप्लाज्म ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है जो मटीरियल है स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? ईआर ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सर्फेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drug। तो ये सारा काम किसका हो गया? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया। अब यहां पर एक चीज, एक पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिए कि SER की अगर बात की जाएगी तो SER की अगर बात करी जाएगी तो ये आपके फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, हेल्थ इन मैन्युफैक्चर ऑफ। अब इसी जगह पर अगर आपकी रफ ER की बात की जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी जाएगी, तो जो रफ ER होता है ये आपका साइट हो जाता है किसका? साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस की अगर बात की जाएगी तो आपका RER हो गया, और फैट और लिपिड्स की बात की जाएगी तो SER हो जाएगा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? एक और क्वेश्चन आता है। तो ये रफ होता है बिकॉज ऑफ द रफ बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस, इसकी सतह पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए क्या है? ये रफ दिखता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है। उसके बाद यहाँ पर आप ये पॉइंट को नोट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, उसके बाद अगर आप ये फंक्शंस को पढ़ेंगे कि अब वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन द, मतलब जो प्रोटीन बन गया किसने बनाया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया। अब इसको क्या है? ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर। ठीक है, फिर ER ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सर्फेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो ER क्या है? आपका ये काम भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का भी, और कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज को भी करवा रहा है अपनी साइट पर। ठीक है, अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus इज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं। ये क्या है? ये द स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल, पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण, या पुटिकाओं में उत्पादों का संशोधन और पैकेजिंग, या पुटिकाओं में उत्पादों का निर्माण, या उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 दोनों चीज ठीक है। ठीक है, फंक्शन क्या है गोल्गी apparatus का? स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकिल। ये जो वेसाइकल्स होते हैं इनके पास कुछ इस तरीके से जो वेसाइकल्स होते हैं, इसमें क्या है? अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं। और मॉडिफिकेशन, देखो इसका काम क्या क्या है? SMP, या मैंने कैसे याद किया था? SPM। ठीक है, SPM हमने सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना, उसी तरीके से आपका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही इसका नाम हो गया स्टोरेज, फिर आपका मॉडिफिकेशन, फिर पैकेजिंग। ठीक है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग किसकी? प्रोडक्ट्स की जो कि बन रही है। और इनका काम, ये काम कौन कर रहा है? गोल्गी apparatus। तो इसका मेन काम क्या हो गया? स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकेजिंग करना प्रोडक्ट्स इन वेसाइकिल। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया, इंपॉर्टेंट था ये। देखो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को और याद करेंगे, समझेंगे कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? कुछ चीजें बनी थी। क्या बना था? प्रोटीन्स बना था, फिर आपका क्या बना था? आपके लिपिड्स बने थे और आपके फैट्स बने थे। ठीक है, तो ये जो चीजें वहां बन गई, वहां पर क्या हो गया? उसका उत्पाद हो गया। अब इस उत्पाद को होने के बाद उसको कहीं ना कहीं जाना होगा। तो ये गोल्गी apparatus का काम क्या होता है? ये लेकर जाते हैं कहां पर? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल्स बने थे, ठीक है, ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल्स बने थे उनको अभी लेकर जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। तो क्या है? इनका स्टोरेज करेंगे, इनको मॉडिफाई करेंगे, इनको पैकेज करेंगे वेसाइकल्स के अंदर, जिससे कि ये जगह जगह जाकर अपनी चीजों को छोड़कर आए। तो एक तरह से ये क्या करते हैं? ले जाने का काम करते हैं। तो मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी apparatus। ठीक है, तो इसका फंक्शन मेन क्या हो जाएगा? स्टोर करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना,
प्रोडक्ट इन वेसिकल, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना और इन्होंने बाकी चीजों को कर लिया, जो कि एसपीएम के नाम से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्गी एपेरेटस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा है लोगों को ये वाला क्वेश्चन करते हुए। तो क्या है क्वेश्चन, ये गोल्गी या उपकरण के किसके निर्माण में शामिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स, या लाइसोसोम्स, या प्रोटीन, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर वापस से आपका आंसर हो जाएगा क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाते हैं किससे, गोल्गी एपेरेटस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं सिंपल शुगर से, और लाइसोसोम्स, दोनों चीजें कौन बना रहा है, आपका गोल्गी एपेरेटस बना रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम नई लाइन है, ठीक है। तो क्या है कि शुगर्स बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिंपल शुगर से, और फिर दूसरा लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन कौन कर रहा है, गोल्गी एपेरेटस कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स, एज लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाना जाता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 17 को मार्क करेंगे कि ठीक हुआ कि गलत हुआ, जल्दी से। तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर मेड अप बाय एसईआर, ठीक है। देखते हैं, द लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। अब देखो यहां पर अगर लिखा होता, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं मार्क ही कर देती हूं। यहां पर अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिल रहा है कि दीज एंजाइम्स आर मेड बाय एसईआर। यहाँ पे एसईआर की जगह पे, अगर एसईआर की जगह पर यहाँ पर लिखा होता क्या, आरईआर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता। पर यहाँ पर क्या लिखा है, एसईआर लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जगह पर लाइसोजाइम्स क्या है, आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ये बात भी ठीक है। और लाइसोजाइम्स क्या होते हैं, आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। लाइसोजाइम्स पाचन एंजाइमों की भरी झिल्ली से बंधी थैली होती है, और लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। तो ये दोनों आपके ठीक होने की वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आई होप ये पॉइंट अच्छा था और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट को और याद रखेंगे कि लाइसोजाइम्स जो है हमारे, लाइसोजोम्स, ठीक है, लाइसोजोम्स जो है हमारे, ये क्या कर लेते हैं, ये खुद की सेल को भी खा जाते हैं। तो जब सेल क्या है, जब सेल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तब क्या हो जाता है, ये लाइसोसोम्स जो है ये क्या हो जाते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे, और बर्स्ट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये खुद की सेल को क्या करेंगे, खुद की सेल को क्या कर देंगे, ये डाइजेस्ट कर देंगे, और डाइजेस्ट करने से क्या हो जाएंगे, ये खुद की सेल को एक तरह से खा गए। तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स बोला जाता है, ठीक है। क्यों सुसाइड बैग्स है, क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाती है, सेल व्हेन डैमेज्ड, ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइसोजाइम बर्स्ट हो जाते हैं और सेल को खुद से खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट कर देख लेते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्ड्स इन मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो फोल्ड्स हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, झिल्ली में, सिलवटों का क्या महत्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फोल्ड्स। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये आपका एटीपी का सोर्स है एक तरह से, जिसमें आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। 18th क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। तो क्या है, टू इंक्रीज द पोरोसिटी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन, जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस टू मेक प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही थी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब टू इंक्रीज पोरोसिटी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी, एटीपी उत्पन्न करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेलीज इन विच मटीरियल सच एज, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेलिस इन विच मटीरियल सच, मतलब ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनेलिस, इसमें कौन कौन से मटीरियल्स आपके प्रेजेंट होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, डायरेक्टली आप इसके आंसर पे पहुंच जाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट की स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर। तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, ये सारी चीजें आपकी ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आज की स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन कि सेल्स इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर, जीवों में कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिप्लेसिंग डेड सेल्स, या फॉर्मिंग गमीट्स फॉर रिप्रोडक्शन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर वापस से, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल्स जो है
डिवाइड करती हैं शरीर के विकास के लिए या रिप्लेसिंग डेड सेल्स। ये दोनों पॉइंट मुझे समझ में आ रहा था कि आप सबको अच्छे लग रहे होंगे, तो आपने मार्क कर दिया होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, फॉर्मिंग गैमीट्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गैमीट्स में भी क्या है, आपका सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये थर्ड पॉइंट भी आपका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दोनों तीनों ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर, उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है जो क्या करता है, जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, वर्क करता है टुगेदर, डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, मोर देन वन ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ चुके हैं, पेपर पेन को लेकर बैठिएगा, मार्क करिएगा कि फर्स्ट आपका ठीक हुआ कि सेकंड आपका ठीक हुआ, इस तरीके से, और लास्ट में कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स मुझे आप बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और ये हमेशा क्या काम करते हैं, दे वर्क इन टुगेदर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इसका हिसाब से आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है, करेक्ट हो जाता है इसके हिसाब से आपका आंसर, ठीक है। आइए समझ लेते हैं क्या होता है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है एक इमेज, तो इमेज के थ्रू आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है आपका, टिश्यू एक तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ फंक्शन, ठीक है। एक सेल क्या होता है, सेल सिंगल यूनिट होती है, ठीक है। और फिर तो सेल आपकी सिंगल यूनिट है। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या ये बना लेते हैं, और एक टिश्यू का ये फॉर्म कर लेते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जब कंबाइन हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन हो जाएंगे तो टिश्यू बना लेंगे, और टिश्यू जब एक साथ आ जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं, और ऑर्गन से बन जाता है फिर आपका एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। आपको मेन क्या याद रखनी है बात की, जब एक सिंगल सेल है, अब सिंगल सेल क्या है, ग्रुप बना लेता है, तो ग्रुप बना लेता है तो वो क्या बन जाता है, वो आपका टिश्यू बन जाता है, और टिश्यू से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम फ्रेम हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये जो टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, इनके में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये हमेशा काम एक साथ करते हैं। सिंगल सेल टिश्यू नहीं बना रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ काम कर रहे हैं तब क्या बना रहे हैं, वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो फंक्शन क्या हो रहा है, एक कुछ काम कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास किडनी का सेल है, तो किडनी का कोई एक सेल तो होगा नहीं, किडनी के क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, किडनी का टिश्यू बन जाएगा, और किडनी के टिश्यू से क्या हो जाएगा, फिर किडनी का एक मतलब निर्माण होगा, मतलब किडनी एक ऑर्गन की तरह निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से उसका एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो मतलब सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। आई होप ये पॉइंट ईजी था, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधों में विभज्योतक उत्तक कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे टिश्यूज पढ़ने हैं इसमें, इस चैप्टर में प्लांट के अलग टिश्यूज हैं, ठीक है। पादप उत्तक अलग हैं और आपके जंतु उत्तक अलग हैं। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए बीच में मैं रोक कर रही हूँ, ये मैंने प्लांट टिश्यू और आपका एनिमल टिश्यू, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है चैनल पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका आपको क्या करूंगी, एक लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का जरूर जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाएगा तो जाकर जरूर देख लीजिए। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो वापस से री अपलोड नहीं करूंगी, वही सेम वीडियो। रिविजन कराना होगा तो नया कराऊंगी, ठीक है। तो आप ये पुराना वीडियो जो है, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, लगभग 1 महीना पुराना वीडियो है, तो जाकर इसको देख लीजिए, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आपका थ्योरी का सेक्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। 2x पर लगाओ, जल्दी जल्दी देखो और मजे करो, ठीक है। चलो, तो क्या क्वेश्चन था कि वेयर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट प्रेजेंट। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ऑल ओवर द प्लांट बॉडी होता है, एट स्पेसिफिक रीजन होता है, एट द टिप ऑफ द प्लांट। यहाँ पर ना एट है, इसको ठीक कर लेंगे, ये एट स्पेसिफिक एट है, ठीक है, एट। चलो, तो एट स्पेसिफिक रीजन, एट द टिप ऑफ द प्लांट ओनली, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा एट स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है। तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में क्या है, मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक उत्तक आपके मौजूद होते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में आपके ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हिंदी में भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको जरा चेक कर लेना, एट आएगा, ठीक है, एट स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक। आइए चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट की ग्रोथ की, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ की, तो ये प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन पर होता है, ठीक है, स्पेसिफिक
रीजन में ये ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब ये स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि क्यों यहाँ पर स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर डिवाइडिंग टिश्यूज एक स्पेसिफिक रीजन पर प्रेजेंट है, इसका मतलब वहीं पर क्या है, आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसी तरह से जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इनकी क्या है, एक लोकेशन फिक्स होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या हो जाएगी, आपकी लोकेशन क्या हो जाएगी, लोकेशन इनकी फिक्स होती है। ठीक है, लोकेशन आपकी इनकी फिक्स हो गई। अब ये फिक्स लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है, अपनी ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से इनको बहुत ही तरीकों से क्या किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है आपका, ये आपको 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम, एक हो गया आपका लेटरल मेरिस्टेम, और एक हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये आपको 3 मेरिस्टेम्स पढ़ने हैं, जो कि अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको क्लियर करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या मैंने बोला कि एक स्पेसिफिक रीजन पर आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसी स्पेसिफिक रीजन पर प्रेजेंट होते हैं और ये डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आप यहाँ पर इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। अभी मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं। और ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा आपको लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिल रहा है। अब समझ लेते हैं जल्दी से। जो एपिकल मेरिस्टेम है, मतलब ये क्या है, ये शीर्ष एरिया पे है। ठीक है, मतलब एपेक्स पे है। ठीक है, अब कोई भी चीज एपेक्स पे है, इसका मतलब कि वो ग्रोथ कहाँ कर रही होगी, टिप पे कर रही होगी। ठीक है, तो टिप पे आपकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट जो है वो ऊपर जब ग्रो होता है तो इस तरीके से और ऊपर ग्रो होगा, फिर और ऊपर ग्रो होगा। तो ये एपिकल मेरिस्टेम की वजह से है। तो देखा ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, एक स्पेसिफिक रीजन पर है। अगर एपिकल मेरिस्टेम की बात करूं तो ये एक स्पेसिफिक एपिकल रीजन पर है, जो कि क्या कर रहा है, प्लांट को वृद्धि करने में, प्लांट की जो वृद्धि हो रही है, मतलब प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, तो ये प्लांट को एपिकल मेरिस्टेम क्या है, इसको ग्रोथ में मदद कर रहा है। ठीक है, अब ये ग्रोथ में मदद कर रहा है, तो किधर मदद करेगा, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपने देखा है, जैसे अगर मैं आपको एक पौधा बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह से इसकी क्या है, टहनियां निकल रही हैं। ठीक है, इसको समझेंगे इस बात को। तो अब देखो, अब जब पौधा जब लगाया गया था, तो मान लो इतना बड़ा मेरे पास पौधा था एक, मैंने इसको लगा दिया। अब इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का गैप आपको कितना देखने को मिल रहा है, इतना। ठीक है, फिर क्या हो गया, 2 तने के बीच का गैप क्या है, आपको देखने को मिल रहा है, आपको इतना। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रो होता जाएगा, मान लो ये और बड़ा होता चला गया। ठीक है, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, तो आप देखेंगे क्या होगा, ये आपका जो ये एरिया है, ये रीजन क्या है, ये भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये बड़ा हो गया, अब इधर से ये और बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि ये जो रीजन है आपका, एक ये यहाँ पर अगर देखा तो ये अगर रीजन है इतना बड़ा, अब जैसे प्लांट ग्रो करेगा तो ये रीजन और बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये वाला रीजन होगा। तो इसका मतलब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, ये ऐसी जगह प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक जॉइंट है, किसके बीच में, एक आपका जो मेन तना है और मेन तने से जो ये टहनी निकल रही है, इसके बीच का जो एक जॉइंट है, इसको नोड बोलते हैं। तो ये जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा तो ये नोड भी तो ऊपर की तरफ आता जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से जो आपकी टहनियां है या आपका प्लांट जो है वो ऊंचाई की तरफ और ऊंचा होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट मेरिस्टेम की, जो कि आपका है क्या, ये आपका लेटरल मेरिस्टेम। जैसे कि अगर मेरे पास एक पौधा है, मैं एक पौधा बना देती हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास एक ट्री है। ठीक है, अब ट्री थोड़े दिन बाद जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी क्या हो गई, चौड़ाई और थोड़ी हो गई, ये और थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी चौड़ाई और हो गई। तो जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये चौड़ाई में अंतर, चौड़ाई बढ़ती जा रही है। जहां ये चौड़ाई बढ़ती जा रही है, मतलब इसकी मोटाई, आपके तना जो है वो मोटा होता जा रहा है और जाड़ा होता जा रहा है, तो वहां पर कौन सा मेरिस्टेम आ जाता है, वहां पर लेटरल मेरिस्टेम आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आसान थे। सबसे पहला मेरिस्टेम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम, जो कि एपेक्स पे होता है, एकदम आपके टिप पर होता है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये आपका मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, नोड्स के बीच में पाया जाता है, जो कि आपके टहनियों को बढ़ने में मदद करता है। फिर इसके टहनियों के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, 2 नोड्स के बीच का गैप। फिर आपके बात आती है लेटरल मेरिस्टेम की, और लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, आपका गर्थ को, जो आपका प्लांट में
जो आपकी चौड़ाई है या टहनी में या तने में जो चौड़ाई है उसको मदद करता है, उसको चौड़ाई होने में और चौड़ा होने में मदद करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे आइडिया दिया था कि इमेजेस लगाएं जिससे कि उनके दिमाग में या सबके दिमाग में क्या है चीज़ें फिट हो जाए। तो इसी चीज़ों को फिट करने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। देखो एपिकल मेरिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, शूट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिर साथ साथ एपिकल मेरिस्टम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, रूट्स में देखने को मिल रहा है, तो रूट्स भी तो ग्रो होती है। इसी तरह से लेटरल मेरिस्टम कहाँ मिल रहा है आपको देखने को, इस तने में मिल रहा है, तो ये आपका तना चौड़ा होता चला जा रहा है, स्टेम चौड़ी होती जा रही है। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपका नोड वाला एरिया हो गया। अब इस नोड के एरिया में क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। तो ये जो है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि ये आपका इतना छोटा सा एरिया है और यहाँ का एरिया देखो कितना बड़ा है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आया होगा ना। अभी ये भी तो जब ऊपर बढ़ेगा तो इसका ये वाला एरिया भी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टम भी आपका वो क्या है, बढ़ोतरी कर रहा है इसकी हाइट में। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट अब तो ये आपका आंसर आप इजीली लगा ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लोकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टम, अब आप इसको इजीली लगा ही सकते हैं। क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, टिप ऑफ द स्टेम पे भी होता है और टिप ऑफ द रूट पे भी होता है। और तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। साइड्स ऑफ द स्टेम की बात आ जाती है आपका, तो ये आपका लेटरल हो जाता है। ठीक है, चलो मतलब तने के नोक पर और जड़ों के नोक पर शीर्षस्थ विभज्योतक का स्थान। ठीक है, ये हो गया होगा क्लियर। चलो अब देख लेते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम। शीर्षस्थ विभज्योतक का क्या महत्व है, सॉरी थोड़ा सा स्लिप हो गई टंग। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, जल्दी टिक करते चलेंगे आप अपना क्वेश्चंस को। It helps in increase of stem and root tip. It helps in increase of girth of the stem or root. It helps in increase of length of root only, या more than one of the above, none of the above। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट वाला, या तने और जड़ों की नोक को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। अच्छा इससे पहले एक चीज और समझ लो, कुछ बातें जरा नोट करके रख लो। इसमें मैंने ऐड नहीं करा है क्वेश्चन क्योंकि बहुत लंबा सा था। चलो इसको नोट करके मैं देती हूँ आपको। जो सेल्स होते हैं, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल के बारे में बात कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके सेल्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, सेल्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं। पहली बात, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। इनके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, थिन सेल्यूलोज होता है, थिन सेल्यूलोज वॉल। और चौथा पॉइंट क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा एपिकल मेरिस्टम्स के, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में। ये 4 बातें हैं, इनको याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड। अब ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी स्थायी आकार, साइज और कार्य को ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये फ्यूजन है, एसिमिलेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, भेदभाव, डिफरेंशिएशन की हिंदी यहाँ पर भेदभाव नहीं होगी, कुछ और होगी हिंदी। ये भेदभाव नहीं होगा, उसको कट कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएशन ही आप लिख लीजिए इंग्लिश में भी, इंग्लिश में देख लो इसको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं वो और अपनी एबिलिटी जब लूज कर देते हैं, तो उसका पॉइंट याद रखेंगे कि व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। इस पॉइंट को नोट करेंगे, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, जब ये लूज कर देते हैं अपनी एबिलिटी को डिवाइड करने की, तब ये क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, तो जब ये अपनी, अभी तक क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपने काम कर रहे थे, एपिकल एपेक्स पे थे, नीचे रूट पे थे, साइड में थे, और जब ये अपनी इस प्रक्रिया को मतलब बंद हो जाती है इनकी प्रक्रिया, ये लूज कर देते हैं इस एबिलिटी को, तो ये क्या कर लेते हैं, ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। और ये परमानेंट टिश्यू बन जब जाते हैं, तभी इसी प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को कह दिया जाता है क्या, डिफरेंशिएशन।
अब आई होप ये आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन कब हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, इसको बोल देते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। यही ये कब होता है, जब डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंट आपके जो आपके टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब ये एबिलिटी अपनी खो देते हैं तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। अब यहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज पढ़ने हैं जो कि आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर मैंने इमेज लगाई, थोड़ी सी इमेज ब्लर है पर समझ लेना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, जब ये डिफरेंशिएट करेगा, मतलब ये अपनी एबिलिटी लूज कर देगा, तो ये 3 तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोल देते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्स तो गलत वर्ड हो जाएगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप ऑफ टिश्यूज में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया हो गई, जिसमें आपका पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, और भी फर्दर होते हैं। तो वो सब अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ अ टिश्यू इज पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा किस प्रकार का उत्तक होता है, सरल उत्तक होता है कि सरल स्थायी उत्तक होता है कि जटिल स्थायी उत्तक होता है, या उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ चला गया, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, सरल स्थायी उत्तक होता है आपका पेरेन्काइमा। अभी पेरेन्काइमा के बारे में हम सारी बातें पढ़ेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। तो पेरेन्काइमा के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पेरेन्काइमा क्या होते हैं, ये पेरेन्काइमा क्या होता है, तो पेरेन्काइमा डेड टिश्यू है कि लिविंग टिश्यू है कि ईदर वन ऑफ 2 है या मोर देन वन ऑफ द अबव की। तो आपके पेरेन्काइमा कौन से तरीके के टिश्यू हो जाएंगे, ये आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है तो ये परमानेंट टिश्यू, पर कौन सा है, ये आपका लिविंग परमानेंट टिश्यू है, मतलब ये पेरेन्काइमा आपका जीवित उत्तक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज, अब पेरेन्काइमा का जो मुख्य आपका कार्य है वो क्या है, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, दे हेल्प इन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दे स्टोर फूड, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इनका काम क्या होता है, दे स्टोर फूड, और दूसरा दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, तो ये प्लांट्स को सपोर्ट भी देते हैं और दूसरा ये स्टोर भी करते हैं क्या, फूड को। तो ये रटने वाला चैप्टर है, थोड़ा रटना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो उसका काम क्या हो गया, पेरेन्काइमा का मेन आपको मेजर काम जो याद रखना है, ये खाने को आपको क्या करता है, खाने जो वे भोजन का भंडारण करते हैं, तो ये भोजन का भंडारण करने में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, ये पौधे को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलो आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, एरेन्काइमा के, कोलेन्काइमा के, या क्लोरेन्काइमा के, किनके कारण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो कोलेन्काइमा की वजह से, ये क्वेश्चन बहुत बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कई एग्जाम्स में, कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, हम टहनी को अगर मोड़ते हैं तो क्या है, टूटती नहीं है, लचीली होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें कोलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको लचीला बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देख लो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हैं, सबसे पहले आपको पेरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिल रहा है। अब कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आप नोट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट कर दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा जब आपको PDF मिलेगी। क्या पॉइंट है ये, कि सबसे पहली बात है कि जो पेरेन्काइमा होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एपिडर्मिस की लेयर जो सबसे ऊपर होती है आपकी किसी भी प्लांट में, उसके जस्ट नीचे ये पाए जाते हैं पेरेन्काइमा। तो ये कहाँ है, आपके एपिडर्मिस लेयर के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिविंग जीवित होते हैं, फिर ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक, अब पेरेन्काइमा के कुछ और भी तरह तरह के पेरेन्काइमास होते हैं, जैसे कि क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 4 तरीके के काइमास हमको पढ़ने हैं। तो पहला हो गया आपका क्लोरेन्काइमा। तो यहाँ पे आपको क्लोरो दिख रहा है, तो क्लोरो से मतलब क्लोरोफिल से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज जो कि क्या है, आपके फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोरेन्काइमा आपके टिश्यूज हो जाएंगे। ठीक है,
आपको नाम से क्लियर होगा, क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई, एरेनकाइमा। ऐसे टिश्यूज आपके ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं ये टिश्यूज। अब इसकी वजह से क्या है, आपकी जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स आपके तैर रहे होते हैं, तो वो कैसे तैर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें एरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको क्या है, एयर कैविटी प्रोवाइड करते हैं। इस एयर कैविटी की वजह से क्या होता है, वो प्लांट जो है वो आपका जो एक्वेटिक प्लांट है वो तैर रहा होता है किसी भी पानी के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में, जैसे टहनी हो गई, लीफ हो गई, सब बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, तो कॉलनकाइमा टिश्यू की वजह से ये होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस, ये बहुत ज्यादा कठोर टाइप की टिश्यूज होते हैं, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा क्या कोकोनट का जो आपकी जो खपड़ी होती है या आपका बादाम की जो छिलका होता है, तो ये सब छिलका मतलब जो ऊपर का शेल होता है। ठीक है, तो वो सब किसका बना होता है, आपका स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, और क्या होते हैं, जनरली डेड होते हैं। आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको नोट करके दे दिया। अब यहाँ पर देख लो टाइप्स ऑफ टिश्यू में कि पेरेनकाइमा टिश्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कॉलनकाइमा कहाँ पर मिल रहा है, सीलियरी मतलब ये आपको घास फूस वाले पौधे में देखने को मिलेगा। स्क्लेरेनकाइमा कैसे, पियर के अंदर का जो ये सब हो गया, शेल हो गया, इसके अंदर का जो बीज हो गया कड़क कड़क होता है ना, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलो, द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो आपका आंसर अब आपको पता ही चल गया होगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वह ऊतक जो बनाता है पौधों को कठोर एवं कठोर बनाता है, पौधों को हार्ड और स्टिफ बनाता है, दोनों का हिंदी कठोरी आया है गूगल ट्रांसलेशन से, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये आपका पेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का ये आपका इमेज है। और ये जो इमेज आप यहाँ देख रहे हैं सी वाली, तो ये जो इमेज है, सॉरी, ये इमेज आपकी ये स्क्लेरेनकाइमा की इमेज है। कुछ इस तरीके से लिग्निफाइड थिक वॉल होती है, नैरो ल्यूमेन होता है, सब सिर्फ एक लगा दिया है, एनसीईआरटी की इमेज थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इमेज ये। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज आर प्रेजेंट एट। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज आपके स्क्लेरेनकाइमेटस उत्तक मौजूद होते हैं कहाँ, स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, इन वेन ऑफ लीफ, इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स या हार्ड कवरिंग फ्रूट ऑफ प्लांट्स, इनसाइड वैस्कुलर बंडल या हस्क ऑफ कोकोनट, या बिटवीन एयर कैविटीज ऑफ सेल, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, जहां पर स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फिर इन वेन्स ऑफ लीफ, वेन ऑफ लीफ में भी, इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड इन नट्स। ठीक है, तो ये आपको ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका पूरा एनसीईआरटी की लाइन है एज सच, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम द बिलो। एपिडर्मिस इज या आर, तो एपिडर्मिस के नीचे दिए गए एपिडर्मिस की विशेषताओं को चयन करना है। एपिडर्मिस क्या होती है, ये देख सकते हैं आप, एपिडर्मिस सबसे पहले आपको समझ में ही आ रही है कि ये क्या है, ऊपरी सतह है किसी भी लीफ की। तो लीफ की ऊपरी सतह होती है कुछ इस तरीके की। ठीक है, कुछ इस तरीके की लीफ की ऊपरी सतह आपको देखने को मिलती है। तो द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल, तो ये बात तो ठीक है। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, देखते हैं 12th का आंसर। फिर मेड अप मे बी थिकर मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, और मे बी थिकर मतलब ये थोड़ी मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस, जैसे एकदम से पेड़ पौधे क्या है, एकदम से हवा के प्रभाव से क्या है, टूट फूट ना जाए, एकदम पत्तियां झड़ ना, मतलब वो ना हो जाए, एकदम मूर्छित ना हो जाए, तो उसके लिए क्या होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है। तो और आपने देखा होगा कि वैक्सी कोटिंग की कवरिंग होती है कहाँ पर, जो आपके रेतीले क्षेत्र है, जहाँ पर आपका रेगिस्तान है, तो वहां पर कैसी होती है, वैक्सी कोटिंग की कवरिंग होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको वैक्सी कोटिंग की कवरिंग कहाँ देखने को मिलती है, जो प्लांट्स आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वहां भी देखने को मिलती है, जिससे कि लीफ जो है वो सड़ ना जाए। तो ये सब एपिडर्मिस लेयर की बनी होती है, और एपिडर्मिस लेयर ही ऊपर की सतह होती है, और इस एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है कि थोड़ी सी थिक होती है, इसलिए वो। तो ये सारे पॉइंट्स आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट आउट द रोल ऑफ एपिडर्मिस। ठीक, तो इट प्रोटेक्ट्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्रोटेक्ट प्लांट लिविंग इन ड्राई हैबिटेट, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट और प्रोटेक्ट प्लांट
लिविंग इन ड्राई हैबिटेट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके क्लियर हो गए आपको। देखो स्पेसिफिक पार्ट में तो क्या प्रेजेंट था आपका, स्पेसिफिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट थे, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में था एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब क्या है, एपिडर्मिस जो है आपकी हर पार्ट के प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट होती है, जिससे कि वो प्रोटेक्ट करती है किसको, प्लांट्स को। ठीक है, फिर इट प्रोटेक्ट्स प्लांट लिविंग इन ड्राई हैबिटेट, शुष्क आवास में रहने वाले पौधों की रक्षा करती है या पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑफन सेक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंजाई। देखो वही जो मैंने भी आपको पिछले साइड में बात बताई, क्या बताई कि जो आपकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनके ऊपर क्या है, एक वैक्सी कवरिंग होती है। कौन से आपके जो आपके पौधे, जो आपके जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, जलीय पौधे मतलब जो आपके वाटरी प्लांट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो वो क्या होगी, लीफ सड़ जाएगी, उसमें टूट फूट जाएगी और जो उसमें फंगस बैक्टीरिया उन पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा पानी की गंदगी का। ठीक है, तो इसके ऊपर इसलिए कवरिंग की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ अ लेयर इज फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स। ये आपकी लेयर डिसकंटिन्यूअस होती हैं, ये आपकी कंटिन्यूअस लेयर होती है विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, फिर कंटिन्यूअस लेयर विद इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये किस तरह की लेयर्स होती हैं, तो ये हमेशा देखो 14th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, तो ये लेयर आपको हमेशा कैसी दिखेगी, कंटिन्यूअस और विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। मतलब अगर लेयर में कोई गैप होगा तो खुद ही सोचो पानी तो वैसे ही अंदर चला जाएगा, तो इसलिए लेयर में क्या है, एकदम कंटिन्यूअस ठसी हुई होती है, जिसमें जरा भी इंटरसेल्यूलर स्पेस, जरा भी उसमें मतलब कि जरा भी स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि इसकी लेयर कैसी होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बिना और कंटिन्यूअस लेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ अ प्लांट। स्टोमेटा का क्या रोल होता है, इट इज नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद एटमॉस्फेयर, इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन प्लांट्स, इधर वन ऑफ टू या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर वापस से क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये गैसेस का तो एक्सचेंज करती ही है, यह वायुमंडल के साथ गैसों का आदान प्रदान के लिए तो आवश्यक होती ही होती है। साथ ही साथ ये क्या करती है, पौधों में जल संतुलन भी बनाए रखने का काम करती है। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, आपका ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं, जिसमें क्या है, लॉस ऑफ वाटर होता है। अगर एक्सेस पानी हो जाता है प्लांट्स में, एब्जॉर्ब कर लेती है रूट्स एक्सेस पानी, तो क्या है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया से उसको पानी को बाहर निकाला जाता है। जहां पर स्टोमेटा आपके रंध्र आपके ओपन और क्लोज होते हैं, मतलब गार्ड सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा में, और स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होने की वजह से क्या होते हैं, ये ओपन और क्लोज होते हैं। जब ये ओपन हो जाते हैं तो क्या है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है और वाटर का आपका वेपर्स के फॉर्म में वाटर उड़ जाता है। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, गार्ड सेल्स मतलब क्लोज हो जाते हैं, तो क्या है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, वाटर वेपर के फॉर्म में वेपर्स वाटर जो है वो रिलीज आउट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर है, क्योंकि आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर मुझे बताइएगा, और आपके आंसर्स करेक्ट कितने हो रहे हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ। जो सिंपल टिश्यूज है, वापस से क्वेश्चन कुछ रिपीट के फॉर्म में ही है, तो अभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन अभी हमारे बचे हैं। तो ये आपके कैसे होते हैं, सरल उत्तक। ये डिफरेंट टाइप ऑफ अ सेल नहीं, डिफरेंट एज वेल सेम टाइप ऑफ सेल नहीं, ये सेम टाइप ऑफ अ सेल के बने होते हैं सिंपल टिश्यूज। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल, इसलिए यहाँ पर ये भी मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम की। तो जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, दो चीजें होती हैं। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वाटर प्लस आपके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ये रूट से करता है एब्जॉर्ब। और फ्लोएम का काम क्या होता है, जो आपका खाना कहाँ बना है, लीफ में बना है खाना, ये फूड कहाँ बना है, लीफ में बना है, तो इस फूड को क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, हर एक पार्ट तक प्लांट्स के पहुंचाएगा फ्लोएम। तो फ्लोएम का फा हो गया और खाना का फूड का भी फा हो गया, तो दोनों फा हो गए, तो फ्लोएम फूड और जाइलम वाटर। ठीक, अब देख लेते क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ, तो जाइलम किस किस चीजों का बना होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं, जल्दी से टिक करेंगे, क्वेश्चन ठीक हुआ कि गलत हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज, वेसल, एजाइलम, पैरेन्काइमा,
ट्रैकीड्स वेसल जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, इसको मार्क करेंगे। ट्रैकीड्स होता है, वेसल होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। हर एक का हम फंक्शन अभी पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन के माध्यम से, तो चिंता मत करिएगा, सबके आंसर्स में आपको सबके फंक्शंस और रोल आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। ट्रैकीड्स का क्या काम होता है, वेसल्स का क्या काम होता है, जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, जाइलम फाइबर्स का क्या काम होता है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका ट्रैकीड हो गया, ये ट्रैकीड हो गया, ये वेसल हो गया और ये आपका जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम अमंग्स द फॉलोइंग बिकेम डेड व्हेन मैच्योर्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से जाइलम का कौन सा घटक परिपक्व होने पर मृत हो जाता है, तो ये आपका क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं ये दोनों जब क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच कंस्टिट्यूएंट अलाउ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा घटक पानी और खनिजों को लंबवत रूप से परिवहन की अनुमति देता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 18 के बाद 18 का 20 आ गया, 19 स्किप हो गया, सॉरी 19 लिखा ही नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ट्रैकीड्स का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना वाटर का, तो आप पहला आप पॉइंट याद रखेंगे कि जो ट्रैकीड्स है इसका काम क्या है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रैकीड्स का काम होता है आपका ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है स्लाइड, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है आपका, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम फाइबर्स। अब देख लेते हैं जाइलम फाइबर्स का क्या रोल है। जाइलम फाइबर्स का क्या रोल, अलाउ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, सपोर्टिव इन फंक्शन होते हैं या इंक्रीज सरफेस एरिया करते हैं या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने और चीजों को सपोर्ट करते हैं, मतलब बाकी चीजों जो हो रही हैं उनको क्या है, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जाइलम फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये एक इमेज लगा दी है मैंने, इस इमेज से आपको क्या क्लियरिटी हो जाएगी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये जाइलम है और ये आपका, ये इधर आपको जाइलम देखने को मिल रहा है, ये आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, ये वाटर ऊपर जा रहा है, ठीक है। फ्लोएम में क्या हो जा रहा है आपका, फ्लोएम को देखो, अब फ्लोएम में ये सोर्स, ये आपका क्या है, लीफ है, लीफ में खाना बना, अब लीफ से खाना बना तो ये हर जगह आपका क्या हो जाएगा, हर जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ। अब इससे पहले जरा जाइलम को और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और पॉइंट जाइलम को हम इसमें ऐड। चलिए तो आइए एक बार सारे के फंक्शंस मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, इसको सुन लीजिए कि सबसे पहली बात है ट्रैकीड्स की। तो ट्रैकीड्स का मैंने क्या बताया कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और सॉल्ट को, प्लस ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वेसल का मैंने जो बताया था आपको कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, ठीक है। वेसल का काम ये हो गया, नाम से ही क्लियर है। फिर जाइलम पेरेन्काइमा क्या हो जाएगा, स्टोर फूड, स्टार्च, फैट एंड अदर कंपोनेंट्स एज टेनिन्स। फिर जाइलम फाइबर का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये 4 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। फ्लोएम पे आ जाते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ, तो फ्लोएम किस किस चीजों का बना होता है, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम विच आर डेड सेल्स। अब इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है कौन सा, फ्लोएम का जो कि आपका डेड है, ठीक है। डेड सेल्स होते हैं जो कि 23 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स के, ठीक। आइए अब फ्लोएम के भी सारे जो आपके एक एक पार्ट्स हैं उनका जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं, प्लस एक और पॉइंट जो बचा है वो भी आपको बता के ये आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। चलिए तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं जल्दी से। जैसे सबसे पहली बात हो गई कि सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब आपका यहाँ पर इमेज देखेंगे, ये आपका हो गया सीव ट्यूब। इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्यूक्रोज को इन प्लांट्स के, जो आपका प्लांट में पत्ती में आपका क्या बन गया, फूड बन गया। तो उसका ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, सीव ट्यूब्स करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर कंपेनियन सेल्स का काम क्या हो जाएगा,
ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं सीव ट्यूब्स को। ये आप देख सकते हैं सीव ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट है और कंपेनियन सेल जस्ट इसके बगल में, मैं ये ग्रीन ग्रीन दिखा दूं तो ये आपके कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हैं और ये आपका बाजू वाला क्या हो जाएगा, ये आपके सीव ट्यूब्स हो जाएंगे। तो ये इसको कंपेनियन कर रहा है, एक तरह से कंपनी दे रहा है और इसको सपोर्ट कर रहा है अपने फंक्शन में करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स का क्या काम है, ये भी एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। फिर लास्ट में आ जाता है आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है इसका काम क्या है, ये स्टोर करता है क्या फूड को, इसका काम क्या है स्टोर करना, संग्रहित करना, मतलब जो खाना है लीफ में बना ट्रांसपोर्ट हो गया सीव ट्यूब के द्वारा, पर कुछ जो फूड है उसको स्टोर करके रखना है प्लांट्स को, तो वो कौन करेगा स्टोर, फ्लोएम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि जाइलम के लिए आप जरूर नोट कर लीजिए कि आपके ऑल टिश्यूज, इस पॉइंट को मैं नोट करके ही लिख देती हूँ कि ऑल टिश्यूज इन जाइलम एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा आर डेड, ठीक है। सारे क्या होते हैं, सारे डेड होते हैं, सिर्फ आपका एक पेरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जरूर मार्क कर लीजिए। फॉलोइंग विच आर टिश्यूज, अब आपको क्या है निम्नलिखित में से चयन करना है कि इसमें से उत्तक कौन सा है। तो आपको पता है कि उत्तक क्या होता है, उत्तक सेल से बने होते हैं, मतलब अगर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो एक साथ क्लस्टर बना लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं टिश्यू। मान लो ये क्या है, ये आपके ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या एक साथ जब क्लस्टर बना लेंगे तो क्या बन जाएंगे, टिश्यू बना लेंगे। पर ये आपका क्या है, ये एक सेल है, तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है कि निम्नलिखित में से चयन करें कि कौन से उत्तक हैं। तो आपका क्या इसमें आंसर हो जाएगा, ब्लड उत्तक है, रक्त आपका उत्तक है कि आपकी मांसपेशियां हैं। थोड़ा जो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसमें देख रही हूँ मैं, मांसपेशी थर्ड पे है और आपका सेकंड ऊपर मसल्स सेकंड में है, मतलब जो आपके ऑप्शन है ऊपर नीचे हो गए। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपका आंसर ही लिख देती हूँ डायरेक्ट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्लड, जस्ट अ सेकेंड, इसमें आपका आंसर है ब्लड और दूसरा है आपका मसल्स। तो ये आपके दोनों आंसर हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख ही दिया आंसर। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लड और मसल्स ये दोनों क्या होते हैं आपके उत्तक होते हैं, ठीक है। चलो, और जो आपकी एग लिखा हुआ है, तो एग क्या है, एक तरह का सेल है, ठीक। सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच व्हाट इज द रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब आपको देखो इमेज में यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, सबसे पहले देखो कि एनिमल टिश्यूज में हमें कौन कौन से एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं। तो बहुत सारे एनिमल टिश्यूज हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे एनिमल टिश्यूज मैं आपको एक एक करके पढ़ाने वाली हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, तो बने रहिए। प्लस इसमें यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि उपकला उत्तक की क्या भूमिका है, तो क्या इसका रोल होता है, क्या ये प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, कि ये फॉर्म करता है बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडीज सिस्टम सेपरेट, या इधर वन ऑफ टू, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि जो उपकला उत्तक होता है उसकी जो भूमिका, मतलब उसका जो रोल होता है वो प्रकृति में सुरक्षात्मक होते हैं, मतलब ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, अगर आपकी एपिथेलियल टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगी, मतलब ये बाह्य सतह पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपने हाथ को देखेंगे तो हाथ के ऊपर की जो लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं, ये एक सुरक्षात्मकता प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बाह्य वातावरण से अंदरूनी वातावरण को। फिर फॉर्म बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब आपके शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अब इन ऑर्गन्स को सेपरेट करने का भी काम कौन करता है, ये आपके उपकला उत्तक करते हैं। अगर ये उपकला उत्तक नहीं हो तो सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो उसका सिस्टम जो है प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने की वजह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है ठीक, और मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए किस तरह का आपका ये हो जाता है एपिथेलियम टिश्यू।
ये देखिए ये आपके सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज है। नीचे ये जो लेयर होती है ये हो जाती है नीचे वाली लेयर, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हर एपिथेलियल टिश्यू में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये आपकी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पर बताई गई है, और ये सारे टिश्यूज़ क्या है, एक साथ अरेंज्ड हैं। अब इसका मैं और चीज़ें नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे चलकर हमको और क्वेश्चन के माध्यम से एपिथेलियल टिश्यू को कवर करना है। तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर के, और बहुत जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट आउट द प्लेसेस वेयर एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट। अब आपको उन जगहों को सेलेक्ट करना है जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब उन स्थानों का चयन करें जहाँ उपकला उत्तक मौजूद होते हैं। स्किन एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स है, किंडल्स नहीं है, ये थोड़ा गूगल का ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, चलो मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर हो जाएगा। देखो इस वाली स्लाइड में मतलब आपके जो ये पूरा सेक्शन है स्लाइड्स का, इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव वाले आंसर्स ज़्यादा आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे पॉइंट्स को भी आपको क्लियर करना था, इसलिए मैंने सारे वो पॉइंट्स को ऐड करके आपको मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ ही आंसर को टिक करवाया है। पर आपको 1 2 3 पॉइंट्स या 1 2 या 2 3 ये पॉइंट समझ में आने चाहिए कि कौन से आपके ठीक हैं और वो क्यों ठीक हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सबका आंसर 4 ही ऑप्शन आ रहा है, वो इसलिए है कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपका सही हो जाए। ठीक है, एक ही ऑप्शन से आप चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 आपका तीनों चीज़ें ठीक है। तो अब इसमें देखो एपिथेलियल टिश्यू आपका उपकला उत्तक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है स्किन के अंदर पाया जाता है, मतलब स्किन के ऊपर पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, जो आपकी माउथ है उसके ऊपर की जो लाइनिंग है वो उसमें पाया जाता है। फिर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, जो भी आपकी रक्त वाहिकाएँ हैं, धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी आपका ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। फिर लंग एल्वियोलाई, आपके लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं कुछ इस तरीके से, तो जहाँ पर क्या है गैसेस का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर भी आपके एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं, उनसे बने होते हैं ये। फिर किडनी ट्यूब्यूल्स में जो आपकी किडनी है उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं उस वो भी किस चीज़ों से बने हैं, वो भी आपके किसके एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब एक जगहें हो गई जहाँ पर आपके एपिथेलियल आपके उपकला उत्तक पाए जाते हैं। अब उपकला उत्तक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हाउ आर द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट। उपकला उत्तक की कोशिकाएं किस प्रकार उपस्थित होती हैं, तो ये लूजली पैक्ड होती हैं, मतलब कोशिकाएं शिथिल रूप से पैक होती हैं, या द सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूस शीट। सेल्स नहीं है, ये सेल्स है। द सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूस शीट्स, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका फोर्थ वाले ऑप्शन में मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट है, इसके हिसाब से आपका आंसर बन जाता है ये। ठीक है, देख लेते हैं अब। तो इसमें जो सेल्स होती हैं आप याद रखेंगे, जो कोशिकाएं होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज में ये कैसी होती हैं, तो लूजली पैक नहीं होती। अगर लूजली पैक्ड होगी तो क्या होगा, आपके जो बाह्य वातावरण की जो चीज़ें हैं वो भी आपके सेल्स के अंदर, सॉरी आपकी लेयर के अंदर, स्किन की लेयर के अंदर या अंदर, अगर आपके शरीर में ये इस तरह की से आपकी लूजली पैक्ड रहेंगी तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल्स का, जो कि ईजिली नहीं होना चाहिए। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीज़ को सिलेक्ट कर कर ये लेयर के अंदर क्या करती है, लेकर आती है मटेरियल को, पर सारी चीज़ों को नहीं लाती है। इसलिए इनकी जो सेल्स होती हैं ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं और कंटिन्यूस शीट बनाती हैं, मतलब ज़रा भी इसमें गैप नहीं होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, या आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कि ज़रा भी ज़्यादा जगह नहीं प्रेजेंट होती है, गैप्स नहीं होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, एक और जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ये ऐड किया है। एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। एज अ रिजल्ट द परमिबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। वही बात मैंने आपको बताई जो कि
अगर आपकी एपिथेलियल टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोई भी चीज़ अंदर एंटर हो जाएगी जो कि आपके शरीर के लिए हार्मफुल होती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक तरह से बैरियर का काम करती है, और ये सिर्फ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का काम भी करती है साथ ही साथ। मतलब कुछ सिलेक्ट करके कुछ मटेरियल्स को अंदर लेती है और जो मटेरियल्स को नहीं लेना उसको नहीं लेती है। तो इसीलिए ये सेलेक्ट करके चीज़ों को अपने अंदर लेती है, और बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी जो चीज़ों को एक्सचेंज करना है सिर्फ वही चीज़ एक्सचेंज करती है, अदरवाइज अदर सब चीज़ों को क्या है रोक देती है एज अ बैरियर की तरह। तो ये सब आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और कुछ लोगों का डाउट है कि ये जो बायो के सेक्शंस हैं, टिश्यूज़ है, प्लांट टिश्यूज़ है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप सब के लिए, आप सब की सहूलियत के लिए देखिए, मैं एक आपको पोस्ट करूँगी यूट्यूब पे। एक पोस्ट रहेगा, उसके नीचे आपका क्या रहेगा, एक वीडियो रहेगा। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, या मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ 2 मिनट का, जिसमें मैं ये बता दूँगी कि आपको ये नीचे कमेंट में जो दिया हुआ वीडियो है उसको देखना है। मैंने टिश्यूज़, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू इतने अच्छे से पढ़ाया है, व्हाइट बोर्ड पर एक एक पॉइंट को लिख कर पढ़ाया है, तो आपको वहाँ से बहुत समझ में आएगा। तो अगर आपको एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में अभी भी कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो मैं वो छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना देती हूँ, नीचे उसी में आपका कमेंट में पोस्ट कर दूँगी उस वीडियो को, तो आप जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मैं एक क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें कि क्लास 9th की बायोलॉजी कंप्लीट एक रिवीजन के फॉर्म में थ्योरी का सेक्शन मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। उसको देख लीजिएगा, वापस से इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, तो आपका कंटेंट पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग के लिए प्रिपेयर हो रहा है, बस कंटेंट में लगी पड़ी हूँ रात रात भर प्रिपेयर करने के लिए कि आप लोग की जॉब लग जाए। बस मेरी यही मतलब मेरी एक यही मंशा है मन से कि आप सबकी जॉब लग जाए, और आप फिर आकर मुझे बताएं कि बस क्लियर हो गया मैम पेपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आर फाउंड इन, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, और आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, लंग एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये थोड़ा रटने वाला चैप्टर है, तो आपको रटना ही पड़ेगा। देखो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, अब देखो स्क्वैमस एपिथेलियम कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, स्क्वैमस हो गए मतलब सिंपल से चपटे हुए से सेल्स हैं, इसके फ्लैट से सेल्स हैं। क्यूबॉइडल में कुछ क्यूब के फॉर्म में कुछ ऐसे घन के आकार में आपका क्यूब्स के फॉर्म में आपका ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉल्यूमुलर में क्या हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े से कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से हेक्सागन की शेप में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड अरेंज रहेंगे। अब साथ साथ इसमें कुछ ऐसे आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, तो ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब कि जो सबसे पहला वाला एपिथेलियम है, ये वाला, इसको यहाँ पर देखना है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये लंग एल्वियोलाई में भी पाया जाता है, और आपका ये हो जाएगा इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जो कि आपने अभी देखा कि एपिथेलियम आपकी ये कहाँ कहाँ आपको मिलती है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ये था सिंपल एक जनरल बात थी कि एपिथेलियम टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया। ये तो एक जनरल पार्ट हो गया। अब इसी में क्या हो गया आपका, ये एपिथेलियल बहुत तरीके की होती है, जैसे कि आपकी सिंपल एपिथेलियम हो गई, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई, फिर आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गई। तो बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यूज आपको पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ, इसको इसलिए बोलते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, तो ये टाइप्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि आपको अब देखना है ये, अब आपका पहला टाइप आ गया इसमें कि सिंपल स्क्वैमस हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, ये एपिथेलियल के टाइप्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, जिससे कि अगर आपको जब ये पीडीएफ चाहिए होगी आप मांगेंगे मुझसे। एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स हैं ये। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स हो गए ये। ठीक है ना, आइए देखेंगे कि जो सिंपल, अब हमने बात करी किसकी, अब यहाँ पर जो पहला टाइप आ गया आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाले केस को देखना है। तो ये आपका इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल और लंग एल्वियोलाई में पाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं करेक्ट होगा, जबकि आपका एपिथेलियल सेल्स आपके स्किन में ही पाए जाते थे, लाइनिंग ऑफ माउथ में भी पाए जाते थे, पर यहाँ पर आपका ये ऑप्शन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो अगर थर्ड वाले ऑप्शन की बात करूँ तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का।
ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। थोड़ा रटने वाला चैप्टर है तो रटना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, एक दो बार देखोगे तो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्किन एपिथीलियम इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। स्किन एपिथीलियम को त्वचा उपकला को स्तरीकृत उपकला क्यों कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा वापस से ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आइए देख लेते हैं। तो स्किन एपिथीलियम आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स एंड स्किन एपिथीलियम आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। अब आप देखेंगे क्या, यहाँ पर जो इमेज दी हुई है, ये इमेज को जरा देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम में किस तरीके से यहाँ पे सेल्स अरेंज होते हैं। ये सेल्स देखिए एकदम एक तरह से लेयर्स के फॉर्म में अरेंज है और एक दूसरे के फॉर्म एक दूसरे के पास एकदम ऐसे सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न ऑफ लेयर्स बनाते हैं और ये एक जब लेयर्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाती हैं तो इससे क्या होता है, वेयर और टेयर मतलब जो आपकी टूट फूट है उसको वो रोकती है। इसीलिए स्किन एपिथीलियम क्या होता है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होता है। अपने हाथ को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ सेल्स ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे बिंदी बिंदी दिखेगी, तो उसी की बात हो रही है ये यहाँ पर जो आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ आप इस क्वेश्चन में चले जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम आर फाउंड इन। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है, इधर वन ऑफ टू है, मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपने देखा होगा कि हेयर से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, अब आप वापस से इमेज को देखेंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता तो कुछ इस तरीके से होता कॉलम्स में। अब सिलिएटेड है तो मतलब यहाँ पर क्या है, आपका कुछ हेयर नूमी स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो आपके म्यूकस है उसको क्या करना है, उसको नीचे लेकर जाना है, इसीलिए ये सिलिएटेड प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाता है याद करना कि जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये कहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखना है इस स्लाइड में आपको कि जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर आपका कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है, ठीक है। तो आपका सिलिएटेड नहीं होगा यहाँ पर, कॉलमनर। मैं इसको लिख देती हूँ जिससे कि आपके पास ये स्लाइड में पड़ा रहेगा। यहाँ पर आपका इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की जब बात करी जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये कॉलमनर एपिथेलियम में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको और लिख देती हूँ कि आपका इंटेस्टाइन में आपकी दो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और दूसरा आपका होता है सेक्रीशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन होता है जो कि कहाँ होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए आपको टॉल सेल्स, ये जो आपके कॉलमनर एपिथेलियम आपका प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिलिएटेड वही वाला सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन। अब देख सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस तरीके से दिखता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। तो आपका लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और आपका डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, तो यहाँ प्रेजेंट होता है क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो उसको याद करना पड़ेगा, एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जो भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ, कल मैं पोस्ट कर दूंगी। और उसमें क्या है, आपको एक बार इसका थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थ्योरी करने के बाद आप इस टिश्यूज़ वाले चैप्टर को करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको रटना ही है इसमें, इसलिए थ्योरी पढ़ना पहले ज़रूरी है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, यहाँ पर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इजी था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्या है, घनाकार उपकला का क्या महत्व है, ये प्रोटेक्टिव होते हैं या ये उपकला अवरोध के पार गति को सुगम बनाते हैं या यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, या उपयोग में से एक से अधिक, या उपयोग में से कोई भी नहीं। तो
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब इंपॉर्टेंस क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, जो भी अब तक हम इतनी देर से देख रहे थे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाए जा रहे थे, वापस से रिपीट कर लेंगे और इसको मैं लिख भी दे रही हूँ स्लाइड पर, जिससे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगी बात। तो ये आपके कहाँ थे, ये आपके पहली बात प्रेजेंट थे, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, और दूसरा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों जगह पर क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये काम क्या करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि बॉडल एपिथेलियम का मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना और फैसिलिटेट करते हैं क्या, प्रोवाइड करते हैं क्या, मैकेनिकल सपोर्ट को। और इनका ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में और डक्ट ऑफ सलिवरी ग्लैंड में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when epithelium cells acquire additional specialization it is known as। अब कोई भी epithelial cell, ठीक है, जब epithelial cell एक अलग सा क्या है, एक अलग स्पेशलाइजेशन, मतलब एक कुछ अलग से वो क्या करेगी अपनी, जैसे मान लो आप ये इस इमेज को देखो, अब इस इमेज को देखोगे तो समझ में आएगा, ये epithelial टिश्यू इस तरह से प्रेजेंट है। जब epithelial टिश्यूज क्या है अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ के कुछ इस तरीके से एक लूप सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब अभी तब क्या थे, कुछ एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिंपल थे पहले epithelial टिश्यूज, अब क्या वो एक ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। तो इन एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, इन स्पेशलाइज एपिथेलियम को क्या नाम दिया गया है, क्या ये सपोर्टिव एपिथेलियम है, या ये फंक्शनल एपिथेलियम है, या ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, या मोर देन वन ऑफ द सहायता उपकलक है, या कार्यात्मक उपकलक है, या ग्रंथि संबंधी उपकला है, क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ठीक है, अब आइए पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिथेलियल सेल्स ऑफन अक्वायर एडिशनल specialization as gland cells which can secrete substances as epithelial surface। अब देखो, जब epithelial cells, क्या मैंने बोला, ये एपिथेलियल सेल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट थे, क्या हो गए, अब जब ये एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो क्या बन जाएंगे, अब स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम बन जाएंगे। अब स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम का नाम क्या दे दिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम दे दिया। अब ये ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का क्या काम होता है, कुछ चीज़ों को सेक्रीट करना, ठीक है, और एक टारगेट साइट पर भेजना। तो यहाँ पर जब ये जैसे ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, तो ये क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं, सब्सटेंसेस को सेक्रीट करेंगे और क्या करेंगे, ये एपिथेलियल की जो आपकी लेयर है उस सरफेस के ऊपर ये भेज देते हैं। ठीक है, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इज फॉर्म, दिस इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इजी सा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज। अब यहाँ से तो सारे क्वेश्चन आप सबको आते होंगे, आसान से हैं। फ्लूइड रक्त का द्रव्य मैट्रिक्स कहलाता है, तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि आपका प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं, जिसका आंसर है आपका प्लाज्मा। ये आप देख सकते हैं, ब्लड है, ये ब्लड पूरा फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी आपको इधर वाले पूरे पोर्शन को आपको देखना है, जिसमें ये रेड ब्लड सेल्स हो गया, ये आपके इधर सब, ये सब क्या होगा, ये सब वाइट ब्लड सेल्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गए। ठीक, और ये आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होगी। जो आपको फ्लूइड तरल पदार्थ है जो येलो येलो से दिख रहा है, ये क्या है, प्लाज्मा है। अबाउट 55% आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड में। ठीक, चलो, फ्लूइड पार्ट ऑफ अ ब्लड इज प्लाज्मा विच कंटेन्स। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जो फ्लूइड कंटेंट है वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, 12th वाला क्वेश्चन, तो आप इसमें लगा देंगे मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स क्यों जरूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरत होती है, और साथ ही साथ विटामिन के, कैल्शियम, आयन, इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये आपका क्या है, खून को लाल रंग का करते हैं। और लाल रंग का क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर का। डब्ल्यूबीसी का काम क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है आपको डिशम करना, मतलब फाइट करना अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 13 क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट। रक्त का कार्य प्रवाह एवं परिवहन करना है। अब किस चीज़ का परिवहन करता है या फ्लो करता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आपका, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड हार्मोन, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, या फूड एंड गैसेस, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंच चुके हैं, आप सब मार्क करते जा रहे होंगे, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड हार्मोन एंड वेस्ट मटीरियल। तो सिर्फ ये हार्मोन तक नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट मटीरियल
मटेरियल जो आपके ब्लड में वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट वो भी तो ब्लड के फॉर्म में कहाँ पे जा रहा है, किडनी पे जा रहा है, ठीक है। फिर जो आपका वेस्ट में आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, वापस हार्ट में जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो गैसेस का आदान प्रदान, डाइजेस्टेड फूड का और हॉर्मोन्स का, और साथ साथ वेस्ट मटेरियल का भी आदान प्रदान का ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन इन अ बॉडी। बोन का क्या काम होता है बॉडी में। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, इट एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिर इधर 1 और 2 या मोर देन 1 ऑफ द अबव, तो सीधी सीधी बात है आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ठीक है। यह शरीर को सहारा देने के लिए एक ढांचा बनाता है, या मांसपेशियों को सहारा देता है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है, ठीक है। ये बोन को भी मसल्स को भी एंकर करता है, पकड़ कर रखता है और सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एक तरह से कंकाल जिसको बोलते हैं। तो क्या है, सब चीज़ों को सपोर्ट करके ही तो रखा है उसने। तो ये हो गया आपका किसका, बोन का फंक्शन। फिर बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कंपाउंड ऑफ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा कि जो बोन के सेल्स होते हैं ये एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, मतलब एक बहुत ही कड़क मैट्रिक्स, कठोर मैट्रिक्स के अंदर अंतर्निहित होते हैं, और जो कि यौगिक से बने हैं। अब किस यौगिक से बने हैं, मैग्नीशियम फॉस्फोरस, मैग्नीशियम कैल्शियम, फॉस्फोरस कैल्शियम, या मोर देन 1 ऑफ द अबव। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीशियम से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। अब दो बोन्स आपकी 16 क्वेश्चन को कर रहे हैं, दो बोन्स आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं किससे, लिगामेंट से, BLB, ठीक है। ऐसे हमने याद किया था, बल्ब से याद किया था, बल्ब से याद किया था, बल्ब। तो बल्ब जैसे ही होगा तो बल्ब में ल आ रहा है तो लोला, बल्ब, तो ब और ल बल्ब से, तो एल हो जाएगा लिगामेंट। कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप इधर देखिए इमेज, ये एक बोन हो गई, बोन टू बोन कनेक्शन हमें दिखाना है। तो ये एक बोन दिख रही है, ये आपकी दूसरी बोन है। अब ये दो बोन को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये बीच का हो गया आपका ये लिगामेंट। तो ये पोर्शन हो गया क्या, लिगामेंट। तो दो बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे और देखेंगे कि आपका टेंडन किसको कनेक्ट कर, दो बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट, ठीक है। ऐसे ही आगे देखेंगे हम कि बोन से मसल किस तरह से कनेक्टेड होती है। चलो अब देख लेते हैं लिगामेंट के बारे में कि लिगामेंट कैसा होता है, इलास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, इलास्टिक होता है, हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, या इलास्टिक एंड वीक होता है, मोर देन 1 ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा मोर देन 1 ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इलास्टिक भी होता है और हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मतलब काफ़ी ताकत होती है इसमें लिगामेंट में, और ये लचीलेदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच चुके हैं। टेंडन बोन, टेंडन कनेक्ट, टेंडन का काम क्या होता है, मसल से बोन को कनेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये मसल टू बोन कनेक्ट करता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यूज विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। आइए अब टेंडन को देख लेते हैं, मसल टू बोन कैसे कनेक्शन हो रहा है। तो अब देखेंगे किसको, मसल को। तो ये आपकी लाल लाल सी ये सब ये क्या हो गया, ये मसल हो गई, ठीक है। अब नीचे क्या है आपकी, नीचे ब्लू कलर से दिखा देती हूँ मैं, ये हो गई आपकी बोन, ठीक है। अब बीच में क्या दिख रहा है आपको, बीच में आपको देखने को मिल रहा है ये जो एरिया है ये क्या है, टेंडन। तो मसल टू बोन MTB या BTM, MTV से याद किया था मैंने इसको, MTV आता है ना जिसमें गाने चलते हैं, तो MTV ना होके B हो गया, क्योंकि हम थोड़ा बोलना नहीं आता है तो V की जगह हम क्या बोलेंगे, MTB, ठीक है। सिर्फ याद तरीके करने के तरीके हैं, मैंने MTB से याद किया था, ठीक है। चलो टेंडन कनेक्ट करेगा किससे, आपका मसल टू बोन। अब टेंडन फाइब्रस होते हैं और ग्रेट स्ट्रेंथ इसमें होती है, पर ये इनके पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन। अब कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका कॉलर बोन में होता है कि नोज ईयर ट्रैकिया में होता है कि जॉइंट्स में होता है, मतलब उपास्थि आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ उपस्थित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका मोर देन 1 ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ये आपके नोज ईयर ट्रैकिया और लैरिंग्स में तो होती ही होती है। और आप, मुझे पक्का पता था कि आप सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा कर आते, पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एट जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स, जहाँ पर बोन्स के बीच में
जहाँ पे दो बोन्स होती हैं और एक दो बोन्स के बीच का जो जॉइंट होता है, ठीक है, ये दो बोन्स हो गई, इसके बीच का जो जॉइंट है वहाँ भी क्या प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो जॉइंट वाले पोर्शन जहाँ पे आपकी उंगली मुड़ रही है, जहाँ पे आपकी एल्बो मुड़ रही है, तो जॉइंट वाले एरिया में क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो ईयर, नोज, ट्रैकिया, ये सब तो सबको पता है। तो कार्टिलेज क्या काम करता है, कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सर्फेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Which type of connective tissue is found between the skin and muscles around blood vessels and nerves and in bone marrow? मतलब किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका। अब बात कर रहे हैं हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। त्वचा, मांसपेशियों के बीच, रक्त वाहिका और तंत्रिका के आसपास और अस्थि मज्जा के में किस प्रकार का संयोज उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर एलियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड द बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो इसका जो टिश्यूज में रिपेयरिंग का काम कौन कराता है, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मदद से ये काम होता है। तो ये सब पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, नेम दैट प्रोटीन। मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होती है जो सिकुड़ने और शिथिल होकर गति उत्पन्न करते हैं, उस प्रोटीन का नाम बताएं। तो उस प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, सुकड़ता हुआ प्रोटीन होता है। अब आप इस इमेज को देखेंगे, जैसे ही क्या है, ये आपकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, दिख रही हैं आपको, ये मसल्स हैं आपकी, ये मसल, ये भी मसल और ये भी मसल है। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ, जब आपने इसको पूरा फुल हाथ खोल दिया है तो क्या है, मतलब इस तरह से जब पूरा स्ट्रेच आउट कर दिया है तो अब ये रिलैक्स हो गई हैं मसल्स। और जैसे ही क्या है, इसको फोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाती हैं, बाइसेप्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और देखो, हमेशा क्या होता है, दो मसल्स साथ में काम करती हैं, इस बात को याद रखेंगे। कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा है बॉडी में तो दो मसल्स हमेशा साथ में काम करेगी, एक रिलैक्स करती है और एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो अब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो आपको दिख रहा है, ऊपर वाली बाइसेप्स है, नीचे वाले ट्राइसेप्स हैं। ठीक, अब जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, ये ओपन हो रही है, तो ओपन होने से क्या होगा, आप खुद करके देखिए, आपको ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली इधर की जो मसल है ऊपर वाले साइड की, ये कैसी दिखेगी, रिलैक्स कंडीशन में दिखेगी। पर नीचे से थोड़ी सी आपको ताकत लगानी पड़ रही है, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जब क्या है, इसको आप वापस से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, तो अब ऊपर वाली मसल्स क्या हो जाएंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज में आ जाएंगी और नीचे वाली क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। इसीलिए जब मैंने अभी क्लास 6 वाले एनसीईआरटी बुक में जब एमसीक्यू कराए थे, तो उसी में ये क्वेश्चन था कि टू मसल्स वर्क टुगेदर। तो कोई भी अगर बोन को मूव करना है तो हमेशा क्या है, कोई भी दो मसल्स एक साथ काम करती है, एक रिलैक्स करती है और एक क्या करती है, एक आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये अगर आपने स्लाइड देखी होगी तो ये क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। ठीक है, इसको आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन तो इजी था, क्वेश्चन में तो प्रोटीन पूछा था, तो प्रोटीन का नाम हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स, स्वैच्छिक मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है। तो आपका 22nd वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो इसका हो जाएगा आपका स्केलेटल मसल्स और दूसरा हो जाएगा स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्राइटेड मसल्स और आपका स्केलेटल मसल्स दोनों को कौन सी मसल्स, मतलब इन सब का नाम क्या है, वॉलेंट्री मसल्स इसका नाम होता है। ठीक, वॉलेंट्री मसल्स मतलब ऐसी मसल्स जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, अपनी मुंडी का हिलाना। तो ये सब क्या है, हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। इनवॉलेंट्री कैसे होते हैं, जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती, जैसे हार्ट का बीट होना, सांस लेना, या आपका दिल का हार्ट का बीट होना तो हो ही गया। फिर आपका खाने का नीचे आना, मतलब जो आपने मुंह में लिया वो इसोफेगस के थ्रू क्या है, नीचे आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। अब स्केलेटल मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्केलेटल मतलब कि आपका कंकाल से मतलब रिलेशन है। तो वॉलेंट्री मसल्स में क्या होगा, कंकाल का ही तो काम है, अपना हाथ कंकाल की तरह मतलब पूरा हिला दो, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री एक्शन हो गया। इससे आप याद कर सकते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड और स्ट्राइशंस। अब ये ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाते हैं, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का,
द अदर नेम ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम क्या है, अनैच्छिक मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है, स्मूथ मसल है कि स्केलेटल है कि अनस्ट्राइटेड है कि मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका वापस से मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ठीक है। स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ है मतलब कि अपने आप कैसे याद रखेंगे कि एकदम स्मूथली अपने आप हार्ट बीट हो रहा है, खाने का डाइजेशन हो, खाना ऊपर से नीचे जा रहा है, किडनी अपने आप काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो गई, अनैच्छिक हो गई कि हम इच्छा नहीं कर रहे हैं फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो स्मूथली चलती चली जा रही हैं और ये अनस्ट्राइटेड हो जाएंगी, जैसे इसकी रिवर्स जो कि आपकी ऊपर आपने देखी थी। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे